हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन थेरेपी जब हम देते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की किस तरीके से एडमिनिस्टर किए जाते हैं, उसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो भी हैं, जो भी असेसमेंट करते हैं, थेरेपीज करते हैं, उन लोगों को आईटी की डेवलपमेंट से एक बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि उनकी टेस्टिंग इजी हो गई है। आईटी की डेवलपमेंट से टेस्टिंग और स्कोरिंग सब कुछ उस पर मॉनिटर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है। बहुत फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स निकल आते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आजकल इंटरनेट के थ्रू एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, और वो बहुत फास्ट हो जाते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर में हो रहे हैं। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं जो बैरक ने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, कि जैसे जो इंटरनेट बेस्ड टेस्टिंग होती है वो फास्ट है, सिंपल है, कन्वीनियंट और हाईली एक्सेसिबल टेस्टिंग है। मतलब कि जैसे आप कहीं भी बैठे हो, अगर इंटरनेट पे आपको टेस्टिंग लेनी है किसी की, तो आप वो किसी से भी करवा सकते हो। टेस्टिंग ज़रूरी नहीं है कि उसको, क्लाइंट को फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि दे आर रेडी फॉर स्कोरिंग एज सुन एज रिस्पॉन्डेंट हैज टेकन द टेस्ट। मतलब वो इतना फास्ट होता है कि वो जैसे ही टेस्ट खत्म होता है उसकी स्कोरिंग होके आ जाती है, उसके लिए उसको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या एक्सेल शीट में हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो वो उसी टाइम उसके रिजल्ट्स हमें दिख जाते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग इज प्रैक्टिकली एरर फ्री, क्योंकि वो कंप्यूटराइज होती है तो एरर फ्री हो जाती है उसमें स्कोरिंग। अपडेट्स ऑफ द टेस्ट आइटम, स्कोरिंग टेक्निक्स, इंस्ट्रक्शंस, नॉर्म्स आर मेड एट अ सेंट्रल सर्वर एंड आर एक्टिव इमीडिएटली। और कोई भी अगर उसमें अपडेट करना है या कोई चेंजेस करने हैं तो वो एक सेंट्रल सर्वर में किए जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है इमीडिएटली। टेस्ट में भी टेकन एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस कन्वीनियंट टू द टेस्ट यूजर। कहीं पे भी आप उसको बोल सकते हो टेस्ट को एडमिनिस्टर, टेस्ट करने के लिए टेस्ट को, कहीं पे भी वो हो या उसके लिए जो भी कन्वीनियंट टाइम हो। वन कैपेबिलिटी ऑफ इंटरनेट बेस्ड टेस्टिंग दैट is impossible in standard testing is the use of three-dimensional graphical interface। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें 3D इमेजेस का भी यूज करना पड़ता है। मान लो हम किसी की परसेप्शन का टेस्ट लेना चाहते हैं, 3D परसेप्शन का, या परसेप्चुअल क्यूज को टेस्ट करना चाहते हो आप, तो वो पेपर पे, ऑन पेपर जो है वो आप 2D लेते हो, 3D बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटराइज 3D ग्राफिकल इंटरफेस में क्या होता है कि वो एकदम एक्चुअल 3D जो बनती है फिगर, उससे वो टेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जो चीज़ ऑन पेपर टेस्टिंग में बहुत पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ अब इंटरनेट के, कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है कि आप उसका 3 डायमेंशनल फिगर्स का यूज करके टेस्टिंग कर सकते हो। अब ये सारी तो एडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं प्रेफर की जाती है ऑनलाइन टेस्टिंग? क्योंकि इसकी डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एडवांटेजेस तो हैं लेकिन उससे कई ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, और वो डिसएडवांटेजेस हम अब डिस्कस करेंगे। तो पहली जो डिसएडवांटेज है उसमें ये है, मोस्ट ऑफ द टेस्ट क्वेश्चनेयर्स पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट आर इनएक्यूरेट। अब आप जैसे कोई वेबसाइट खोल के, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट नेट पे मिलती होंगी जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हो। आपने कभी ट्राई भी किया होगा कि उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई करो पर्सनालिटी अपनी चेक करने के लिए। पर काफ़ी सारे उसमें से ऐसे होते हैं जो इनएक्यूरेट होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स नहीं बने होते हैं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। उनकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सो द रिजल्ट्स में हार्म द कॉन्फिडेंस ऑफ द टेस्ट टेकर्स और प्रोवाइड देम रॉन्ग असेसमेंट। आपको उसके रिजल्ट जो है गलत असेसमेंट दे सकते हैं, आपकी खुद की परसेप्शन भी बदल सकते हैं सेल्फ के लिए। जैसे सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई टेक एन अनरिलायबल टेस्ट विच प्रिडिक्ट्स दैट माई एबिलिटी लाइज इन द मेडिकल प्रोफेशन when in fact it lies in engineering, I may be prone to make an incorrect decision। तो कोई अगर इंटरनेट पे अपना इस तरीके का टेस्ट लेके उसको रिजल्ट आता है कि वो मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता है, जबकि उसकी एबिलिटीज जो है इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट जो था वो इनएक्यूरेट था, उसने उसको सजेस्ट कर दिया मेडिकल प्रोफेशन। तो अगर उसके बेस पे कोई अपना करियर डिसीजन लेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन टेस्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एज ऑल कम्युनिकेशन टेक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली द टेस्ट टेकर डजंट नो द पीपल हु रन टेस्टिंग वेबसाइट। तो अब आपको सामने नहीं दिख रहा है कि वो वेबसाइट कौन बना रहा है, किसने अपलोड किया है टेस्ट,
आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। उस टेस्ट में हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपको नहीं बताने चाहिए, जिनके आंसर, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किसको आंसर कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करना एक इशू हो जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेसी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें उस पर नहीं कर सकते हम, जब तक हमें उसकी भी रिलायबिलिटी पता होनी चाहिए जो टेस्ट ले रहा है। Third, in order to bypass copyright violations, many tests published online are variations of original test. अब जैसे ओरिजिनल टेस्ट तो हम सबको पता है बहुत महंगे होते हैं और कॉपीराइटेड होते हैं, हम उनको ऐसे कॉपी करके नेट पे नहीं डाल सकते। उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल टेस्ट को ही उसकी वेरिएशन डाल देते हैं। अब लेकिन वेरिएशन तो वेरिएशन हो गई ना, ओरिजिनल टेस्ट की स्कोरिंग और वेरिएशन की स्कोरिंग सेम थोड़ी हो सकती है, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी टोटली अलग होगी। तो अगर ओरिजिनल टेस्ट की कोई पर्टिकुलर वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन है, वो सारी चीज़ें उसकी वेरिएशन में नहीं काम करेगी, वहाँ पे उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, द टेस्ट टेकर हैज़ द राइट टू गाइडेंस इन एवरी स्टेप ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. She needs guidance in understanding the instructions in taking the test and interpreting the results. These services are not provided by the test user in internet based testing. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप टेस्ट ले रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट ले रहे हो और उसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है, तो आपका राइट है कि आप पूछ सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको कोई सॉल्व करने के लिए वहाँ पे होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। लेकिन इंटरनेट पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं आप उसको पढ़ते हो और टेस्ट देते हो, आप बीच में कोई क्वेरी नहीं कर सकते। Suppose if you take an IQ test on the internet, you just get a figure as a result. If you aren't a psychologist, what interference about yourself do you derive? अब आपने कोई टेस्ट लिया IQ का और आपको बोल दिया कि आपका IQ 120 है, तो इससे आप क्या कर लोगे? आपको 120 से क्या समझ में आएगा? यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है उस टेस्ट के, तो आप कैसे उसका इन्फरेंस क्या निकालोगे? 120 को आप गुड में डालोगे, वेरी गुड में डालोगे, वेरी इंटेलिजेंट में डालोगे, नॉर्मल में? तो ये सब चीज़ें क्वेरीज होती हैं जो कोई ना कोई होना चाहिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये सब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कई बार हार्मफुल भी हो जाती है। A basic concern is about the extent to which a paper pencil test preserves its psychometric quality when administered online. A few tests are originally constructed for the use in internet, but most are the rip-offs of a paper pencil test. तो मेनली ये बोल रहे हैं कि जो भी आज तक के टेस्ट जो बने हैं वो सारे पेपर पेंसिल टेस्ट, मतलब कि आपको मैनुअली करने के लिए ही बनाए गए हैं टेस्ट। बहुत कम ऐसे टेस्ट हैं जो ओरिजिनली ही इंटरनेट पे यूज़ करने के लिए बनाए गए हैं। तो जब वो सारे टेस्ट इंटरनेट पे डाल देते हैं तो वो मोस्टली उनके रिप ऑफ यानी कि उनकी कॉपी होती है और लो क्वालिटी होती है। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर ऑनलाइन लेते हैं तो, जिसपे अभी आजकल अभी तक काम चल रहा है किसी तरीके से उसको इम्प्रूव करने के ऊपर। नाउ प्रोवाइडिंग सेल्फ हेल्प गाइड्स. Self help guides are not a new psychological means of intervention, but the way self help guides are assessed by people at large has changed owing to the internet. सेल्फ हेल्प गाइड्स क्या चीज़ होती हैं? जब खुद से ही आप उन गाइड्स के मतलब बुक्स होती हैं एक तरह की, जिसमें से आप खुद अपने आप को गाइड कर सकते हो अपनी हेल्प करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन या उसके लिए उसकी क्या किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करोगे, कैसे आप अपने आप की थेरेपी करोगे। मतलब प्रॉपर साइकोलॉजिकल थेरेपी नहीं हो पाती है, बट स्टिल एक गाइडेंस मिल जाती है। तो ये एक पुराना ही तरीका है, जैसे कुछ बुक्स वगैरह मिलती थी पहले, लाइब्रेरीज में होती हैं बुक्स। तो कुछ इश्यूज होते हैं जो हम अपनी खुद की हेल्प से ठीक कर सकते हैं अगर कोई गाइड करे, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए या अल्कोहल डिपेंडेंस है, आपने क्विट करना चाहते हो अपनी अल्कोहल एडिक्शन को, या असर्टिवनेस की अपने अंदर एक क्वालिटी बिल्ड करना चाहते हो, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज हो गई, या शाइनेस को आप अपने इम्प्रूव करना चाहते हो, मतलब इससे बाहर निकल के आना चाहते हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इसमें लोग क्या करते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं जिसमें सेल्फ हेल्प गाइडेंस दी होती है, या लाइब्रेरी से जैसे बुक्स ले ली या परचेज कर लिया मटेरियल कहीं से। तो पहले तो ये आपको मैनुअली बुक्स लेनी पड़ती थी, सेल्फ हेल्प गाइड्स बोलते थे जिनको। अब ये क्या है, आईटी की वजह से ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, क्योंकि वो गाइड्स वगैरह जो है ना वो इंटरनेट पे डाल दी गई हैं। नाउ मेकिंग सेल्फ हेल्प गाइड्स फॉर द इंटरनेट थ्रोज अ न्यू चैलेंज फॉर साइकोलॉजिस्ट.
अब इसमें भी एक नया चैलेंज है, वो कैसे? अनलाइक ट्रेडिशनल गाइड्स दैट वर इन बुक फॉर्मेट, द न्यू गाइड्स कैन बी मोर इंटरेक्टिव। इसमें क्या है कि वो ना तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वो बुक अपलोड कर देते हैं, वो उसमें ग्राफिक्स भी होते हैं, वीडियोस भी होती हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे वीडियो गेम्स वगैरह में होता है। आप उसमें कुछ बटन्स वगैरह दबाओगे तो उसके उसी अकॉर्डिंग उसकी वीडियोस आगे आएंगी, या उसी के अकॉर्डिंग वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो उसमें साइकोलॉजिस्ट को भी थोड़ा सा मटेरियल है ना वो इंटरेक्टिव करके डालना पड़ता है। Another benefit of developing self-help material over the internet is that people can access these in times of crisis. अब इसको आप कभी भी ओपन करके देख सकते हो वहाँ पे, जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है किसी से बात करने की ज़रूरत है, आप जस्ट अपना जो मटेरियल है वो इंटरनेट पे खरीदोगे या ओपन करोगे, अगर फ्री है, फ्री वैसे ये नहीं होता है, परचेज करना पड़ता है, और वहीं पे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो अपने ट्रॉमा को रिलीफ लेने के लिए, अपने ट्रॉमा से, या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। सो इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस हेल्प ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द क्लिक ऑफ अ माउस। और ये बहुत आसान हो जाता है, जैसे आपने किसी से डायरेक्टली बात नहीं भी करनी है, आप नहीं चाहते किसी से डिस्कस करना, तो आप उसमें अपनी सेल्फ हेल्प गाइड से यूज करके अपनी हेल्प कर सकते हो। For instance, Firm and Levitt have shown that self-help guides for women who experience sexual abuse and other such trauma experience are of great help. In another self-help intervention, Kowalski and Horan designed a website that identified maladaptive career belief of girls and offered cognitive restructuring intervention to change these beliefs. तो जैसे किसी की इरेशनल बिलीव्स को चेंज करने के लिए, या किसी को और किसी तरीके से भी गाइड आपको करेगा, आप जिस तरीके से उसमें अपने आंसर पुट करते जाओगे वैसे वैसे वो उसमें आपको गाइड करेगा। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, देर आर टू मेजर कंसिडरेशन दैट नीड टू बी मेड व्हेन डिजाइनिंग अ वेबसाइट। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे सेल्फ हेल्प गाइड भी एक तरह की वेबसाइट ही है, अब आप अगर इस तरह की वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व हैं, तो उनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, द सॉफ्टवेयर कोड्स एंड द इंटरैक्टिविटी ऑफ द वेबसाइट। सॉफ्टवेयर कोड्स तो वही होते हैं जो इंजीनियर्स डेवलप करते हैं, जैसे HTML XML, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। एक तो ये हो गया जिससे आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होती है, और इसी से आपकी वेब में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र्स को चाहिए वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इंटरैक्टिविटी क्या है? जब हम उससे इंटरैक्ट करते हैं, जो वेब और ह्यूमन का इंटरफेस है, मतलब आपको वो वेबसाइट खोल के किस तरह का लग रहा है, कि आपको यूज़ करने में अच्छी लग रही है, क्या आपके मतलब की चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं। सो दिस इशू इज़ डेल्ट बाय ह्यूमन फैक्टर इंजीनियर्स। तो यहाँ पे वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन की प्रेफरेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। Interactivity is the biggest challenge of all major development in the web technology lately. कोई भी, चाहे वो सोशल मीडिया की वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, वहाँ पे इंटरेक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जितनी ज़्यादा इजी और जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी वेबसाइट, उतना ज़्यादा बेटर चलेगी। द वेब 2.0 टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट गिविंग द यूजर्स अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। When designing a good website, the personal preferences of target viewers have to be kept in mind. कि हमारी क्या preferences हैं, हमें क्या देखना अच्छा लगेगा, हम कौन सी वेबसाइट को स्किप नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है वेबसाइट डिज़ाइन करते टाइम ध्यान में देना। For instance, if you are designing a website for farmers who are less computer educated, you must make the website simple and clear. तो जैसे फार्मर्स का एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप उनके लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें आपको सिंपल रखनी पड़ेगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रख सकते आप वेबसाइट को। वहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ और विजुअल्स का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए बना रहे हो तो उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप इंजीनियर्स के लिए ही बना रहे हो वेबसाइट। सो दिस वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट फाइंड्स एप्लीकेशन इन अपकमिंग फील्ड्स लाइक ई-कॉमर्स, वेब, ये सारी जगह पे भी फिर साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड क्रूशियल इंसाइट इनटू कंज्यूमर बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। तो जैसे हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि कंज्यूमर बिहेवियर में भी साइकोलॉजिस्ट की काफ़ी हेल्प ली जाती है। तो इंटरनेट यूज़र भी एक तरीके से कंज्यूमर हो गए ना, हम इंटरनेट को जो परचेज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर वहाँ पे भी तो स्टडी करना ज़रूरी है।
For example, Kargonkar and his colleagues have found that the attention people give to web advertisement depends on their beliefs, attitudes, and demographic factors. And advertisement should be devised incorporating these human factors. तो अगर आप किसी अर्बन एरिया के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो वहां पे अगर आप चाहते हो आपकी एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दे वो लोग, तो उनके एटीट्यूड और उनके एरिया के अकॉर्डिंग आपको एड्स वहां पे डिस्प्ले करनी पड़ेंगी. अगर आप रूरल एरिया में कोई एड डिस्प्ले कर रहे हो तो उनके एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं. अदर रोल्स क्या हैं साइकोलॉजिस्ट के? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग मैनीफोल्ड्स हैं एक साइकोलॉजिस्ट के रोल के. द प्राइम फैक्टर इन दिस इज दैट साइकोलॉजिकल सर्विसेज आर एसेंशियल ह्यूमन सर्विसेज एंड IT मेक्स इट ईजियर for psychologists to provide their services to the people. The challenge here is to modify these services so as to effectively present them through internet and mobile phone media. तो जो भी साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज देते हैं साइकोलॉजिस्ट वो एसेंशियल हैं, इसलिए IT उसको और आसान बना देती है लोगों तक पहुंचाने में, और इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू या कोई भी ऐसी मीडिया के थ्रू जो इजीली एक्सेसिबल हो. सो ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे ट्रेनिंग साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ IT एंड मास मीडिया. तो यहाँ पे ये बात करेंगे किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स को कि वो IT और मास मीडिया में किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं. As reiterated earlier, the nature of psychological services changes drastically when provided through IT. तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर हम साइकोलॉजिकल थेरेपीज दे रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके, तो उस टाइम उसका तरीका चेंज हो जाता है और वो ट्रेडिशनल फेस टू फेस तरीके से नहीं कर सकते. हम उसको रिप्लिकेट करना, हमें उसे चेंज करना पड़ता है. हम एग्जैक्टली सेम तरीके से यूज़ नहीं कर सकते. जिस एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है, अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट ट्रेन टू प्रोवाइड थेरेपी इन फेस टू फेस इंटरेक्शन कांट जस्ट रिप्लीकेट हर स्किल्स इन इंटरनेट. अगर कोई थेरेपिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट है जो आप हमेशा फेस टू फेस फिजिकली थेरेपी देता है, आप उसको सडनली ये नहीं बोल सकते कि आप सेम चीज़ उठ के इंटरनेट पे भी करना शुरू कर दो. इंटरनेट के थ्रू चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाती है, थेरेपीज चेंज हो जाती हैं, देने का तरीका चेंज हो जाता है, सिचुएशन बदल जाती है, और कौन कौन सी थेरेपी आप दे सकते हो वो भी देखना पड़ता है. तो इसके लिए भी तो ट्रेनिंग चाहिए. एक साइकोलॉजिस्ट को भी तो इंटरनेट पे किस तरीके से थेरेपी देनी है उसके लिए अलग ट्रेनिंग देनी पड़ती है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दैट अ प्रोफेशनल हैज़ टू अंडरगो टू वर्क इन द फील्ड ऑफ IT एंड मास मीडिया आर डिस्कस्ड. अब उनको साइकोलॉजिस्ट को किस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जब वो IT का यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करी हुई है. द फर्स्ट एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग ऑन द इंटरनेट इज टू हैव प्री रिक्विजिट नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर एंड इंटरनेट. तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या साइकोलॉजिस्ट को कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ करना ढंग से आता है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है कंप्यूटर में तो वो उसको प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकता है या नहीं कर सकता है, सॉल्व कर सकता है नहीं कर सकता. सपोज अगर कोई क्लाइंट इमरजेंसी में है तो क्या उस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कंप्यूटर खराब हो जाए थेरेपिस्ट का, तो फिर वो तो सारी थेरेपी उसकी खराब हो जाएगी. सेकेंडली, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट एंड देयर साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज नीड टू बी अंडरस्टूड. तो किस तरीके से हमने कम्युनिकेट करना है इंटरनेट पे वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं. सो देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन्होंने इसको 4 में कर दिया है. जैसे हमने 2 तो पहले ही डिस्कस भी कर ली थी, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. तो सिंक्रोनस में क्या है कि आपने सेम टाइम पे जवाब चाहिए आपको, आप ऑनलाइन दोनों लाइव होने चाहिए उस टाइम पे, वो सिंक्रोनस होता है. तो जैसे पर्सनल चैट हो गया इंडिविजुअल लेवल पे. ग्रुप लेवल पे क्या होता है, चैट रूम है, सब लोग बैठे हैं वहाँ पे, 3-4 लोग आपस में ऑनलाइन लाइव चैटिंग कर रहे हैं. एसिंक्रोनस मतलब आपने एक बार पूछा, आपको रिप्लाई 2-3 दिन बाद मिला, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे ईमेल हो गई, आपने ईमेल अपनी प्रॉब्लम लिख के मेल कर दिया, आपको 2-3 दिन बाद उसका रिप्लाई आ जाएगा. या फिर अगर आपको ग्रुप लेवल पे एसिंक्रोनस करना है तो आप फोरम्स में अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, या आप ईमेल ग्रुप में ईमेल सेंड कर सकते हो, इस तरीके से. द प्रोफेशनल शुड बी स्किल्ड इन यूजिंग ऑल दीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए प्रोफेशनल को, कि अगर चैटिंग करनी है ऑनलाइन तो वो कैसे करेगा, सिंक्रोनस में और क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, और एसिंक्रोनस में क्या कर सकता है. ये प्रोफेशनल इन सब चीज़ों में ट्रेंड होना चाहिए.
asynchronous communication doesn't happen online. The therapist can reply to the client after few hours. तो asynchronous में वो बाद में भी reply कर सकता है, लेकिन synchronous है तो उसमें वो online होना चाहिए ताकि वो immediately reply करे, जैसे face to face में होता है. लेकिन बस फर्क इतना है, face to face में वो उसके नॉन वर्बल क्यूज भी देख लेता है, लेकिन इंटरनेट पे वो सब चीजें उसको नहीं नजर आती है. A third major skill that professional needs to learn is that of internet based money transaction. अब साइकोलॉजिस्ट है, आपको सेशन के लिए जैसे चार्ज तो करते ही हैं, तो उसमें क्लाइंट जो है वो किस तरीके से वो मनी ट्रांजैक्शन करेगा, और साइकोलॉजिस्ट को भी तो आना चाहिए कि कैसे ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन हो सकती है. दिस इज so as to ascertain that the client doesn't take the interaction for granted and takes the session seriously. अब ये लोग क्यों नहीं फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट, ताकि क्लाइंट जो है ना वो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए ना वो करे, बात करे उससे कि आज आपका ऐसे मन करा साइकोलॉजिस्ट से बात करने का तो आपने उठ के कर ली. क्लाइंट उसको फॉर ग्रांटेड ना ले और उसको सीरियसली सेशंस को अटेंड करे, इसलिए चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है. तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन या जो भी ऑनलाइन तरीके होते हैं करने के ट्रांजैक्शन, वो सब चीज़ें प्रोफेशनल को भी उसमें मतलब नॉलेज होनी चाहिए. The professional should not only maintain ethics but also ascertain that client's credit card number is not being leaked to any hacker. तो कुछ एथिक्स हैं इसमें, जैसे आपने उसका नंबर लीक नहीं करना है, या कोई ऐसी चीज़ जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है खुद का. आई हैव बीन टू वेबसाइट्स ऑफ मेनी सेल्फ हेल्प गाइड्स ऑन द इंटरनेट. I find security system of these website very novice. If, for example, you are providing a self-help guide on sports psychology for a nominal fee of $4, but your network security is so weak that any hacker can hack the client's credit card number, you are causing great harm. तो जैसे ही बता रहे हैं कि इन्होंने खुद भी खोल के देखी है ऐसी वेबसाइट, और वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा इनको नज़र आते हैं. जैसे अगर कोई गाइड प्रोवाइड करने के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो आप उसको पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह फीड करोगे, और वो जो वेबसाइट्स हैं वो इतनी इनसिक्योर है कि कोई भी उसको हैक कर सकता है. तो इस तरह की वेबसाइट्स नहीं होनी चाहिए. वेबसाइट जो आप डेवलप करा रहे हो वो फुली सिक्योर होनी चाहिए. ट्रेनिंग इन वर्चुअल रियलिटी. What is the use of working on IT platforms if you can't harness its special features? A major attraction of the internet is that of graphics, 3D environment and virtual reality. तो सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा साइकोलॉजिस्ट को इसी चीज़ का है कि वहाँ पे वो 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और वर्चुअल रियलिटी का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है, वर्चुअल रियलिटी यूज़ कैसे करनी है. So the professional should be trained in using and manipulating various image files. जैसे आपने जब पहली बार प्रेजेंटेशन या पीपीटीज बनाई होंगी तो आपको उसको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी ना कि पीपीटी कैसे बनाते हैं, या आपने सेल्फ हेल्प गाइड मतलब इंटरनेट से या किसी तरीके से सीखा होगा. तो यहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट अगर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनको ये सब सीखना पड़ता है पहले. वर्चुअल रियलिटी हैज़ इमेंस एप्लीकेशंस इन साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड एप्लीकेशंस. तो थेरेपी में वो यूज़ करते हैं इसका, रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रियल लाइफ को ही सिमुलेट कर देते हैं. उसको लगता है क्लाइंट को कि वे रियल लाइफ में सिचुएशन में अगर ऐसे होगा तो वो क्या करेगा, कैसे अपने आप को रोकेगा, अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करेगा. तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ईजी हो जाती हैं वर्चुअल रियलिटी में. ट्रेनिंग इन वेब डिज़ाइनिंग. The focus of web designing these days is shifting from software coding to human factor engineering. The goal is to make website more and more interactive to tailor the website of the needs of the web user. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ह्यूमन फैक्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आजकल. छोटी छोटी चीज़ें होंगी, जैसे कलर कैसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे लोगों को, किस तरीके की कैसे फॉन्ट होने चाहिए, फॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो जिसको देख के यूज़र जो है ना उसको वेबसाइट को स्किप ना करे. So it has been found that user beliefs, attitudes and personality and motivational pattern affect how a certain web design is accepted, rejected by the user. तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत रिसर्चेस होती है कि कैसे कौन सी वेबसाइट है जो यूज़र स्किप नहीं करते हैं, किस तरीके के फॉन्ट्स या किस तरह की पिक्चर्स उसमें होनी चाहिए जो वो देखेंगे तो रुक जाएंगे देखने के लिए.
द ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इंजीनियर शुड बी ट्रेंड इन टेक्नोग्राफिक, ऑनलाइन कंज्यूमर रिसर्च, वेब डिजाइनिंग, ये सारी जो फील्ड्स हैं. ट्रेनिंग फॉर मास मीडिया. मास मीडिया में क्या है, जब आपको बहुत सारे पब्लिक को एक साथ आपने अप्रोच करना है, तो जैसे साइकोलॉजिस्ट को कभी कभी टीवी पे इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है या रेडियो स्टेशन पे बुलाया जाता है वो करने के लिए, इंटरव्यू या गाइड करने के लिए बुलाया जाता है. तो वो फैमिली मैटर्स हो गए या कोई भी केस के बारे में डिस्कस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं. कई बार वो न्यूज़पेपर में भी अपने कॉलम्स उनके आते हैं, स्पेशल कॉलम्स आते हैं, आपने देखे भी होंगे न्यूज़पेपर में साइकोलॉजिस्ट के अलग से कॉलम्स होते हैं जहाँ पे वो कुछ कुछ केसेस डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसके कुछ इंटरवेंशंस के तरीके बताते हैं. It is a matter of concern that these professionals are not trained specially for appearing in mass media. अब साइकोलॉजिस्ट कोई एक्टर्स तो होते नहीं है, उनको इस तरह की कोई गाइडेंस नहीं होती है कि जब वो मास मीडिया में जाएंगे तो कैसे बोलना है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी है, या उनको ये नहीं पता ना कि अगर हम मास मीडिया में टीवी के सामने, कैमरे के सामने है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, रेडियो के सामने, पब्लिक के सामने कैसे बोलना है. तो इसलिए इनको इस चीज़ की भी कई बार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है जब मीडिया में बोल रहे हैं. तो फॉर दोज हु डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स इज नेसेसरी. अब जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, यूजुअली साइकोलॉजिस्ट में नहीं होती है ये प्रॉब्लम, बट स्टिल कई बार इतना ज़्यादा मीडिया में बोलने की इतनी आदत नहीं होती है, तो उनको इन सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. Psychology professionals are experts in their field, but when they appear in radio and TV, the situation is different. अब टीवी रेडियो में क्यों सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई वो किसी एक से बात नहीं कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग बैठे हैं फैमिली के, वहाँ पे वो इमेजिनरी ऑडियंस से बात कर रहे हैं जो उनके सामने नहीं है, और वो एक नहीं, वो हजारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं. सो इन देयर रेगुलर सर्विसेज साइकोलॉजिस्ट स्टडी द डिटेल हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट. रेगुलरली तो क्या होता है, पहले साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री जानता है, फिर उससे बात करता है, तब उसके क्वेश्चंस का आंसर देता है. पर अगर वो रेडियो पे क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा है तो वहां पे तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री सुन नहीं सकता बैठ के, क्योंकि व्यूअर सुन रहे हैं. तो इसलिए वो डायरेक्टली वहां पे उनको थेरेपी नहीं दे सकते हैं. वहां पे एक अलग तरीके से उनको सॉल्यूशन बताने पड़ते हैं प्रॉब्लम की. जैसे एग्जाम्पल इन्होंने डिस्कस किया है. Once I had heard a radio program in which a caller stated that her boyfriend doesn't want to have sex with her. The guest psychologist stated that her boyfriend may be gay. So there may be other reasons according to me. The boyfriend may be shy. अब यहाँ पे जैसे केस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने सीधा सीधा उसको आंसर दे दिया कि हो सकता है कि बॉयफ्रेंड गे है, बट एज अ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे वो बिना उसकी केस हिस्ट्री जाने या उसके बॉयफ्रेंड से बिना मिले उसने वहाँ बोल दिया, क्योंकि वहाँ वो कुछ थेरेपी नहीं कर सकता उसके ऊपर, वो उससे डिटेल में बात नहीं कर सकता. तो इस तरह के जजमेंटल आंसर्स जो है ना मीडिया में देने बहुत हार्मफुल हो जाते हैं. इसलिए ये सब चीज़ें भी इनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है साइकोलॉजिस्ट को, कि जब वो मास मीडिया में बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द इंटरनेट एज अ साइकोलॉजिकल स्पेस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.